हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज हमारी और आ चुकी है, जिसमें हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी संधि से संबंधित 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में स्वर संधि कंप्लीट किया था और दूसरी वीडियो में किया था व्यंजन संधि को। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि को, क्योंकि जब हम इन दोनों संधियों को पढ़ चुके हैं तो तीसरी संधि जानना भी ज़रूरी है। बहुत छोटी संधि है, इसमें बहुत आसानी आपको हो जाएगी समझने में, और हम इसे ट्रिकी मेथड से पढ़ेंगे। कठिन नहीं है, देखते ही समझ में आ जाते हैं। अब हिंदी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी प्रत्येक उत्तराखंड के एग्जाम्स में काफ़ी डीपली पूछी जाती है। यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। अच्छा, एक स्लोगन आप याद रखें, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। पढ़ना जरूरी है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि को। पहले जान लेते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। जो हम अह लिखते हैं, अयोग वह वर्ण, उसके पीछे जो ये 2 बिंदी लगती है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। संधि का जो पहला शब्द होता है, उसके अंत में एक विसर्ग का चिन्ह जुड़ जाता है। जब हम विसर्ग संधि के शब्द को विच्छेद करते हैं, उसके अंत में एक विसर्ग का चिन्ह जुड़ जाता है। यदि उसमें स्वर या व्यंजन कुछ भी वर्ण उसके बाद जुड़ जाए तो विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे विसर्ग क्या होते हैं, जैसे अतः के पीछे विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है और पुनः के पीछे भी विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। प्रायः, शनैः, शनैः, इनके पीछे भी विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। तो विसर्ग बेसिकली इसे कहा जाता है। और विसर्ग संधि के उदाहरण कैसे होते हैं, जैसे निह, धन, आहार, तो निराहार इसका संधि हो गया है। जबकि दुह, धन, आशा, तो दुराशा इसका संधि शब्द हो गया है। तपः, धन, भूमि, तपोभूमि इसका संधि शब्द हो गया है। एक चीज़ हमेशा हमें विसर्ग संधि को लेकर एक नोट याद रखना है कि विसर्ग संधि में सदैव विच्छेद शब्द में विसर्ग का चिन्ह होता है। जैसे अभी मैंने बताया, जो अह के पीछे जो विसर्ग की बिंदी होती है, वही चिन्ह विसर्ग संधि के विच्छेद शब्द में होता है। लेकिन इसमें कठिन होता है जब हमें यह संधि शब्द प्राप्त होते हैं। तो संधि शब्द में विसर्ग के चिन्ह का अनुमान नहीं लगाया जाता है। इसे हमें प्रैक्टिस में याद रखना होगा। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस इन शब्दों की करेंगे, उतना ही हमें याद होता रहेगा। अब इसके कुछ नियम होते हैं, चुटकी बजाते ही आपको याद हो जाएंगे बहुत जल्दी से। पहला नियम होता है कि विसर्ग का ओ हो जाना। सबसे महत्वपूर्ण नियम इसका यही है। तो विसर्ग से पहले यदि अ हो और उसके साथ अन्य वर्ण जुड़ जाए, यानी अ हो और अ के बाद विसर्ग, यानी विसर्ग से पहले जब अ हो और उसके साथ कोई अन्य वर्ण मिल जाए तो आगे ओ का निर्माण होता है, यानी इन दोनों से मिलकर के ओ बन जाता है। ऐसे उदाहरण है पयः, धन, द बराबर हो गया है पयोद। और दूसरा उदाहरण है वयः, धन, वृद्ध, तो इसका संधि हो गया है वयोवृद्ध। तीसरा है मनः, धन, योग, तो इसका संधि हो गया है मनोयोग। तो यहाँ पर ओ की ध्वनि बराबर बन रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यो में ओ की ध्वनि है, तो इसके साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है। वयो में भी ओ है तो विसर्ग जुड़ा हुआ है, मनः में भी ओ है तो विसर्ग जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसका यह नियम लागू होता है। आओ कुछ हम करके सीखते हैं। जैसे 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं मैंने, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आकर उत्तर दे सकते हैं। क्या आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से और आगे देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सभी चीज़ समझ में आता रहेगा। जैसे तपोबल, तपोबल को आपने विच्छेद करना है और कमेंट बॉक्स में आकर उत्तर देना है। जैसे दूसरा है मनोहर, तो इसे भी आपने अलग अलग करना है। इन्हीं उदाहरणों से संबंधित ये भी है। दूसरा नियम होता है विसर्ग का रौ बन जाना। तो विसर्ग का रौ कैसे बनता है, पहले विसर्ग आता है, उसके साथ यदि आ, उ या अन्य वर्ण जुड़ जाए तो रौ बन जाता है। जैसे निधन, धन, तो निर्धन होता है। यह निर्धन अगर पूछा जाए तो विसर्ग संधि का ही उदाहरण होगा। दुह, धन, बल, दुर्बल, वही, धन, मुख, वहिर्मुख। आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे बनता है, आशी ही, धन, वाद,
कुछ करके यहाँ पर हम सीखते हैं, प्रैक्टिस भी साथ में ज़रूरी है। जैसे है निर्जन, तो निर्जन कैसे बना, निधन जन से, और दुरूह कैसे बना है, दुह धन उह से। तो इस प्रकार से हमने याद रखना है कि किस प्रकार के नियम विसर्ग संधि में उपयोग होते हैं। एक नियम और है कि विसर्ग के साथ तालव्य स और मूर्धन्य स हो जाना। कैसे होता है, यदि विसर्ग के साथ अन्य वर्ण जुड़ जाए, एक नियम में तालव्य स बनता है और एक नियम में बनता है मूर्धन्य स। तो कैसे उदाहरण इसके होते हैं, वैसे इसके यह नियम काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्ट में बता दिया है। तालव्य स और मूर्धन्य स आपको याद रखना है। कैसे होता है, जैसे निधन छल, निश्छल, यह शब्द शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस अधिक से अधिक आपको करवा रहा हूँ। जैसे धूधन चरित्र, दुष्चरित्र, निधन कपट, निष्कपट, निधन ठुर और निष्ठुर। इस प्रकार के आप यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट भी साथ में करते रहेंगे। जैसे एक उदाहरण है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना। निश्चिंत है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आकर उत्तर दें। और दुशासन है, निष्प्रमाण है और निष्फल है, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला है विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग के बाद उस विसर्ग में तो और थौ जुड़ जाता है तो दंत्य स बनता है। जैसे नमः दंते नमस्ते, दुहदंतर दुस्तर, दुहदन साहस दुस्साहस। इस प्रकार के उदाहरण भी विसर्ग संधि में आते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर और हैं इसी से रिलेटेड, दंत्य स से संबंधित। जैसे निस्तेज, इसका भी हमें क्लियर करना है। दूसरा है मनस्ताप, इसको भी हमें डिफाइन करना है यानी विच्छेद करना है। और है निसंताप, इसे भी हमें विच्छेद करना है। तो आप विच्छेद कीजिए और अपने नोट्स में या अपने प्रैक्टिस सेट जहाँ पर आप कर रहे हैं उसमें अच्छे से नोट कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। एक उदाहरण और है, वह है विसर्ग का लोप हो जाना। या कई बार क्या होता है कि विसर्ग गायब हो जाता है, विसर्ग ऐसा लगता नहीं है कि विसर्ग का इस्तेमाल किया होगा, तो यह पहचानना बहुत कठिन होता है कौन से संधि का उदाहरण यह है। तो कैसे होता है, यदि विसर्ग के साथ छ जुड़ जाता है तो आगे विसर्ग और छ से मिलकर के आधा चौ बन जाता है, यानी विसर्ग का बिल्कुल लोप हो जाता है, लुप्त विसर्ग हो जाता है और आगे आधा चौ बन जाता है। दूसरे नियम में होता है कि विसर्ग के साथ यदि रौ जुड़ जाए तो उसका बिल्कुल लोप हो जाता है विसर्ग का, विसर्ग बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो ये उदाहरण कठिन होते हैं ढूंढने में, लेकिन एक उदाहरण और है। इसमें होता क्या है कि विसर्ग के साथ यदि भिन्न स्वर जुड़ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो जब ऐसे उदाहरणों में विसर्ग का लोप हो जाता है तो उसमें संधि की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अनुदन छेद, तो अनुच्छेद यह पहले वाले का उदाहरण है, यहाँ पर आधा चौ बना हुआ है। जबकि दूसरा है निधन रोग, तो निरोग हो गया। अब यहाँ पर हम अनुमान नहीं लगा सकते, यदि यह संधि शब्द हमें दे दिया जाता है निरोग, इसमें कौन सी संधि होगी तो कठिनाई आ सकती है। लेकिन आप इस उदाहरण को यदि यहाँ पर देखें तो याद हो जाएगा कि यह विसर्ग संधि के अंदर आता है। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जैसे हमें प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर याद हो जाते हैं, इस संधि के अंदर आए थे तो यह इसी प्रकार से हमें याद हो जाते हैं। तीसरा है अतदन एव, अतएव, इसमें भी कठिन होता है पहचानना कौन सी संधि का है, तो यह विसर्ग संधि का हो जाएगा। कुछ यहाँ पर हम करके सीखते हैं, जैसे सच्छाया, सच्छाया, इस नियम के अनुसार, आदत चौ के नियम के अनुसार आप इसे भी कर लेंगे। दूसरा है नीरस, यह तो बहुत आसान है, इसे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक नियम और होता है, वह होता है विसर्ग में कोई भी परिवर्तन का न होना। कई बार ऐसे भी होता है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा विच्छेद में किया जाता है वैसे ही संधि शब्द में भी किया जाता है। तो यह तो पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग तो ऑलरेडी दिख जाता है, तो कठिनाई नहीं होगी। जैसे यदि अ के बाद विसर्ग आता है और उसके साथ क और प जुड़ जाता है तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, यानी विसर्ग में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल। अब यह उदाहरण यदि पूछा जाए कौन सी संधि का है तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि यह विसर्ग संधि का ही है। जैसे अंतः धन पुर, तो अंतःपुर, यह भी डायरेक्ट विसर्ग संधि का है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि अलग बन जाते हैं। जैसे एक है नमः दनकार, नमस्कार, इसमें आधा सौ बन गया, जबकि यहाँ
कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि क आ जाए तो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं। तो विसर्ग संधि में ऐसे कई अपवाद होते हैं, उसे हमें याद रखना है। जैसे एक और है प्रहदनकार, पुरस्कार। तो ये पुरस्कार, नमस्कार, ये उदाहरण हमारे विसर्ग संधि के ही हो जाएंगे। कुछ उदाहरण और है, इसे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अंतःदनकरण, इसको यदि हम करेंगे तो इस नियम के अनुसार हम कर देंगे। जैसे अधःदन पतन, तो यहाँ पर भी विसर्ग का परिवर्तन न होना, इस नियम के अनुसार हम कर देंगे। आई होप कि आपको विसर्ग संधि कंप्लीट समझ में आ गई होगी। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत शॉर्ट इसके मेथड है, हम इसे इजीली समझ सकते हैं। आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएँ। आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी होगी। आने वाले पुलिस, पटवारी, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।